प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि, ये प्राकृतिक स्रोत है, और कृत्रिम स्रोत जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे चित्र से भी समझ सकते हैं। लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स है ये दो प्रकार का है, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। तो नेचुरल में आपका सूर्य आ गया, ठीक है, आग आ गया, फायर, ठीक, ये भी एक तरह की बिजली की चमक है, और ये ज्वालामुखी। और कृत्रिम में क्या है, बल्ब है, रॉड है, ठीक है, लैंप है, कैंडल है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। और ये क्या है, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक है, और ये आर्टिफिशियल। प्रकाश के गुण। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे मेज है, मेज पर प्रकाश पड़ता है तो वो मेज हमें दिखाई देता है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक, अब इसका आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने समतल पर गिरता है, ये चिकना समतल है, ठीक है, परावर्तक तल है, इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक, ये आपतित किरण है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश के चिकने समतल से टकरा कर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो परावर्तक तल है, पृष्ठ है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये आपतित प्रकाश है और ये परावर्तित प्रकाश है। ठीक, और ये कहलाता है अभिलंब। जो तल पर पृष्ठ पर लंब होगा उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसका नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है परावर्तन कोण आर जो होता है आपतन कोण आई के बराबर होता है। मैंने ये जो आई कोण है आपतन कोण किसके बराबर होता है, आर के। कोण आई बराबर कोण आर, ये दूसरा नियम है। ठीक, अब आता है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के पृष्ठ पर पालिश या लाल ऑक्साइड की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, ठीक है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका पारदर्शी माध्यम है और इसके एक भाग पर इधर कलई कर दीजिए और इसको परावर्तक बना दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। या इस तरह से मान लीजिए कोई पृष्ठ है और इस पर जो है कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, तो एक पर कलई कर दिया जाए और दूसरे को क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ये जो निकाय, ये सिस्टम जो कहलाता है, ये कहलाता है दर्पण। अब ये जो है कि 2 भागों में बांटा गया, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। ठीक, समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो, ये समतल दर्पण कहलाएगा। और गोली दर्पण भी 2 प्रकार का है, ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला है और इसके किसी एक भाग को काट दिया गया इधर से, ठीक है, तो एक पृष्ठ पर मान लीजिए यहाँ कलई कर देते हैं, ये कलई कर देते हैं लाल ऑक्साइड का, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा और ये आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है, तो ये दर्पण का काम करेगा। उसी प्रकार अगर इस वाले कटे हुए भाग का इधर वाला भाग लिया जाए, इधर कलई कर दिया जाए, तो इस वाले पृष्ठ से परावर्तन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अब एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन किस में होता है, दर्पण में होता है। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार का है, एक होता है समतल दर्पण प्लेन, और होता है गोली। गोली 2 प्रकार का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव को अवतल बोलते हैं, कन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। ये आपतित किरण थी, परावर्तित किरण थी, और ये अभिलंब था। ठीक है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बात आता है कि अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर इसको समझते हैं। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, जो इसका उठा हुआ भाग है इस पर कलई किया जाता है, और जो ये भाग है इससे परावर्तन हो रहा है, प्रकाश की किरण जा रही है समांतर, कहाँ से निकल कर जाएगी, फोकस से। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं और फोकस से होकर गुजर जा रही हैं। ठीक है, तो जब समांतर होकर जाएंगी मुख्य के, तो फोकस से होकर जाती है। ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है, तो उत्तल दर्पण में जो है धंसे हुए भाग पर कलई किया जाता है और उठे हुए भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, ये कहलाता है क्या,
उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यदि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी r है, फोकस दूरी f है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या कितना है, कैपिटल R है, और फोकस दूरी f है, तो क्या रिलेशन होता है? वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है तो फोकस दूरी f बराबर होता है स्मॉल r/2। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। अगर r का मान अनंत रखेंगे तो फोकस दूरी f का भी मान क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक। दर्पण का सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी में निम्न संबंध होता है, 1/f = v 1/v + 1/। दर्पण के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। और यही अगर लेंस से बोल देता तो लेंस के लिए बीच में क्या होता है, 1/v - 1/u। ये किसके लिए है, लेंस के लिए, और ये किसके लिए है, ये है दर्पण के लिए। तो याद रखना है, ठीक है। दर्पण पहले पढ़ रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा, पहले मैंने प्लस में रहेगा और बाद में माइनस में। ठीक। एफ क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और वी क्या है, दर्पण के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। एम बराबर होता है -v/u बराबर I/o। गोलीय दर्पण का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, कहाँ, सौर भट्टियों में। ठीक है। और उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों के साइड के दर्पण, बगल में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ड्राइवर के बगल में, मोटर गाड़ी है, कार है, बस है, उसके बगल में जो भी मिरर लगा रहता है वह कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। स्टडी लैंप है, ठीक है, सड़कों पर भी जो लैंप है तो इसमें जो है कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। एटीएम मशीन में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। रास्ते में ज्यादा क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और दुकानों में भी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पढ़े थे? दाढ़ी बनाने में। ठीक है। और कहाँ है? सर्च लाइट में। ठीक। और डिश एंटीना में, डिश एंटीना जो होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसका डॉक्टर जो है इसका प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। और हेडलाइट, जो गाड़ी होती है उसमें हेडलाइट जो लगा रहता है, उस हेडलाइट के अंदर भी क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब एक पारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश होता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथकारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। चित्र में देख सकते हैं, ये आपतित किरण है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, दूसरे माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश किरण जाएगी, जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था इसे, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ठीक है। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास झुक जाएगी। ठीक है। और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक। और ये आपतन बिंदु कहलाता है, और ये जो लाइन होती है यह अभिलंब कहलाता है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो स से सघन, स से सट जाएगी। अगर सघन से विरल में जाएगी तो वी से विरक्त हो जाएगी, यानी कि दूर हो जाएगी। वी से विरल, वी से विरक्त हो जाएगी, यानी कि दूर हो जाएगी। और स से सघन यानी कि सट जाएगी। स से सघन का मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, सट जाएगी। पहला नियम क्या है? अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के पहले नियम की तरह है। दूसरा नियम में क्या है? दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या का मतलब साइन थीटा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को नियतांक कहते हैं। मतलब साइन आई अपन साइन आर। आपतन कोण की ज्या माने साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या माने साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को बोलते हैं क्या? माध्यम का अपवर्तनांक। और यह अपवर्तनांक अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको लिखेंगे 1n2। ठीक। 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो पहले लिखा है उसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये फार्मूला होता है v1/v2, λ1/λ2, लेकिन अपवर्तनांक में उल्टा n2/n0, यानी v1/v2 बराबर λ1/λ2 बराबर n2/n0। ये फार्मूला याद रखना। और इस फार्मूले को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है वह क्या है? स्नेल का नियम कहलाता है। आप पूछ सकता है कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष
अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, और इसको लैम्डा 0 बटा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा 0 क्या हो जाएगा, निर्वात में तरंग दैर्ध्य और ये माध्यम में। हमें पता है कि प्रकाश की चाल c जो होता है वेग से क्या होगा, अधिक होगा। तो c जो है अधिक होगा, v कम होगा। तो c अधिक होगा तो लैम्डा 0 भी अधिक होगा और लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो ये निर्वात वाला तरंग दैर्ध्य अधिक होगा और ये वाला कम होगा। ठीक, तो इससे अगर ऊपर का मान अधिक होगा, ठीक है, और नीचे का मान कम होगा, ऊपर मान लीजिए 4 है, नीचे 4 से कम होगा, 3 होगा, 2 1 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। इसलिए जो n होता है ग्रेटर देन 1। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, रात्रि में तारों का टिमटिमाना किस कारण से है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना किस कारण से है, अपवर्तन के यहाँ से। इसका चित्र भी देख सकते हैं, चित्र में ये तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, ये किसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं कि ये ग्लास है, ग्लास में जो पेंसिल रखी हुई है टेढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका भी कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, अभी तक जितना पढ़े। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है तथा अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इससे आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण, नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जाएगी, विरल में विरक्त हो जाएगी यानी कि अविलंब से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, ये आर का मान, तो ये जो आपतन कोण है किसके बराबर होता है, क्रांति कोण के। यानी कि अपवर्तन कोण सघन माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण के बराबर हो जाए। अब क्रांति कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा, अगर क्रांति कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा प्रकाश की किरण को बढ़ाया जाए, आपतन कोण को बढ़ाया जाए, ठीक है, आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्रांति कोण से, तो जो प्रकाश की किरण है वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए, नहीं, क्रांति कोण का क्या होता है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, ये क्रांति कोण कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण वापस उसी सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से अधिक है, I इज ग्रेटर देन C, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है और यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बाद आगे चल, क्रांति कोण IC तथा माध्यम के अपवर्तनांक n में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है, अगर विरल माध्यम को 1 और सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो 2n1 बराबर होगा sin C अपॉन sin 90। कहने का मतलब है कि यदि नीचे का जो सघन माध्यम है 2 हो, ठीक है, नीचे का माध्यम कैसा है, सघन है, और ऊपर का माध्यम विरल है, ठीक है, और इसको मान लिया गया है 1, तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। या विलंब हो गया, विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है, ये चली गई। ठीक, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो 2 से 1 में जाएगी तो 2n1 लिखेंगे। ठीक, और ये जो कोण है आपतन कोण sin C, और ये जो अपवर्तन कोण है ये कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री, प्रकाश की किरण इधर चली गई, इधर नहीं गई, इधर, क्योंकि क्रांति कोण बनाना है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो sin 90 हो गया, sin R की जगह पे, तो sin C बटा sin 90 का मान 1 और 2n1 बराबर sin C आ गया। लेकिन इसको अगर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1n2 लिखा जाए तो ये जो होगा sin C भी पलट जाएगा, यानी कि 1n2 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2n1, और 1 बटा 2n1 का मान कितना है, 1 बटे sin C। तो याद रखेंगे 1n2 बराबर होता है 1 बटे sin C, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा sin C। अब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त भी होती है। याद रखना है कि पहली शर्त क्या होती है कि आपतन कोण जो होता है क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। अगर ये 2 कंडीशन है तभी जो है कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग उपयोग क्या है, तो कांच में पड़ी दरारों का चमकना और जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना। देख सकते हैं ये प्रखनली है, इसमें ये जो भाग है चमकीला दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, उसी प्रकार कांच की दरार में भी उसी तरह से चमकीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण है प्रकाशिक तंतु।
प्रकाशिक तंतु, जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु। ठीक, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी, प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रकाश कई बार, यहां से देख सकते हैं प्रकाश यहां से जा रहा है, ठीक है, प्रकाश फिर यहां से जा रहा है, कई बार इसमें क्या हो रहा है, कई बार आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर, ये देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर तंतु के अक्ष के अनुदिश, ठीक है, इस तरह से परावर्तित हो रहा है कई बार, और वापस जो है वह अक्ष के अनुदिश हो जा रहा है। ठीक है, इसी क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसमें जो अंदर वाला भाग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक, ये होता है N1 बराबर 1.7, और जो बाहर का अपवर्तनांक है N2 लो, जिसमें लिखा भी है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने अपवर्तनांक कम होता है 1.5 होता है। ठीक है, और यहाँ जो अंदर वाला जो होता है हाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए अंदर का माध्यम क्या होता है? सघन होता है, और बाहर का माध्यम क्या होता है? विरल होता है। तो प्रकाश की किरण की शर्त तो पूरी हो गई कि प्रकाश कहाँ से जा रहा है? सघन से विरल में जा रहा है। ठीक, और जो ये जो आपका इसमें एक और चीज है कि ये जो ऊर्जा ह्रास है, इसमें थोड़ा भी ऊर्जा ह्रास नहीं होता है, यानी प्रकाश जितना जाता है उतना ही बिना ऊर्जा ह्रास के वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है,